गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने प्रीवियस लेक्चर में नेपाल की गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था कि नेपाल में किस तरह से डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हुई, लोकतंत्र स्थापित हुआ। इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पर दुर्गा थापा की फ़ोटो दी गई है, ये 2006 की है। ठीक है, 2006 में जब जो वहाँ के मोनार्क थे उन्होंने दोबारा से संसद को भंग कर दिया था, डिसॉल्व कर दिया था और अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। ठीक है, और फिर जनता ने विद्रोह किया था। ये तब की है, उस विद्रोह की है, उस आंदोलन की है जब दुर्गा थापा ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। और ये यहाँ पर जो पिक्चर्स है ये 1990 की है, 1990 की है, जब सबसे पहले नेपाल में लोकतंत्र के लिए आवाज़ उठी थी कि हमारे देश में भी लोकतंत्र स्थापित होना चाहिए। उस टाइम पर जो दुर्गा थापा बहुत यंग थे, मीन्स ये समय समय पर सामाजिक कार्य करता है और समय समय पर जनता के लिए आंदोलन करते रहती है। जनता के हित में, जनता के फेवर में जो भी मैटर्स होते हैं उसके रिगार्डिंग ये आवाज़ सरकार तक पहुंचाती है। ठीक है, और यहाँ पर ये सेलिब्रेट कर रही है, किसको सेलिब्रेट कर रही है? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो परमिशन दे दी गई थी उसको सेलिब्रेट कर रही है। तो आज हम रीड करेंगे श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका में किस तरह से डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हुई है और उसमें जो कास्टिज़म था, कास्टिज़म स्ट्रगल चल रहा था, क्राइसिस चले थे, तो वो किस तरह से चले थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे जो श्रीलंका है वो भारत के बाद में आज़ाद हुआ है। भारत 1947 में आज़ाद हुआ और श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ था। ठीक है, तब से लेकर अब तक वहाँ पर डेमोक्रेसी है कि श्रीलंका ने भी इंडिया की तरह ही लोकतंत्र को अपनाया था। लेकिन जैसा कि आगे हम रीड करेंगे, अभी आपके बुक में नहीं है, सेकंड बुक में चैप्टर्स आएगा। फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें आएगा कि जो चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं डेमोक्रेसी के सामने इंडिया में, वो कौन से हैं। ठीक है, इसी तरह श्रीलंका में भी कुछ चैलेंजेस थे, कुछ चुनौतियां थी जिसका सामना श्रीलंका को बड़ी मुश्किल से सामना करने में बड़ी मुश्किल हुई है। ठीक है, सबसे बड़ी चुनौती थी वहाँ पर जो स्ट्रगल चल रहा था, किसके बीच में? कास्टिज़म के बीच में। जो वहाँ पर लोग रह रहे थे, ठीक है, वहाँ पर जो लोग रहते थे, वहाँ पर जो दो जातियाँ थी वो मेजॉरिटी में थी। मेजॉरिटी मीन्स बहुमत में थी। ज़्यादा संख्या में कौन सी थी? दो जातियाँ थी। एक तो तमिल, इंडियन तमिल है, और दूसरी क्या है? सिंहली जाति। सिंहली जाति, सिंहली किस लिए? क्योंकि जो श्रीलंका है, श्रीलंका को पहले क्या बोला जाता था? सिलोन बोला जाता था। और सिलोन क्यों बोला जाता था? वहाँ पर जो बहुसंख्यक समुदाय है, यानी कि मेजॉरिटी में जो लोग कम्युनिटी है वो सिंहली जाति के लोगों की है। ठीक है, तो वहाँ पर जो राजनीति के ऊपर भी ऑब्वियसली है कि जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा। इसी तरह जो श्रीलंका की पॉपुलेशन, डेमोक्रेसी के ऊपर, श्रीलंका की पॉलिटिक्स के ऊपर भी ज़्यादा इफ़ेक्ट किसका रहा? सिंहली जाति का लोग रहा। ठीक है, इसमें क्या हुआ? कुछ लोग हैं जो भारत को छोड़कर श्रीलंका में चले गए थे, कुछ लोग भारत को छोड़कर श्रीलंका में चले गए थे। जो सिंहली जाति है ये उन लोगों के खिलाफ थी, उनके फेवर में नहीं थी। तो श्रीलंका में क्या था? सिंहली किसके अगेंस्ट थे? तमिल लोगों के अगेंस्ट थे, जो इंडिया से जाकर वहाँ पर बस गए थे, वहाँ पर रहने लग गए थे। उनका क्या मानना था? सिंहली जो लोग थे उनका मानना था कि श्रीलंका है वो सिर्फ सिंहली लोगों का है, यहाँ पर सबसे पहले सिंहली कम्युनिटी थी, तो अदर कम्युनिटी यहाँ पर क्यों आए? ठीक है, जैसे आपकी क्लास में अगर
एडजस्टमेंट लग जाती है तो आपको तभी थोड़ी बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट कर देते हो, ये आपको अच्छा नहीं लगता कि दूसरी क्लास के बच्चे यहाँ पर क्यों बैठ गए हैं। ठीक है, इसी तरह उनको लग रहा था श्रीलंका में लोगों को लग रहा था कि जो सिंहली वहाँ पर बेसिकली वहीं से बिलोंग करते थे कि ये लोग यहाँ पर आकर एक तो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो बंट जाएंगे। ठीक है, और साथ में जो अधिकार हैं या उनकी जो जितने भी साधन हैं वो शेयर करने पड़ेंगे, तो इसलिए वो उसके खिलाफ थे। इसलिए आपस में उनको वो लाइक नहीं करते थे, आपस में उन दोनों जातियों के झगड़े होते रहते थे। सबसे ज़्यादा झगड़े हुए हैं 1983 के बाद। 1983 में क्या हुआ, उग्र तमिल संगठन लिबरेशन टाइगर, अंडरलाइन कर लेना इसको बुक में साथ में, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, इसको लिट्टे नाम से भी जाना जाता है, और जिसके प्रमुख सरगना जो हुए हैं वीरप्पन हुए हैं। पहले वीरप्पन थे, अब तो उनको वो मर गए हैं। ठीक है, वीरप्पन हुए हैं, वो एक तरह से देश के ही आतंकवादी कह सकते हैं हम उनको। ठीक है, श्रीलंकाई सेना है, उनका जो लिट्टे हैं उनकी किसके साथ फाइट हो रही है, श्रीलंका की मिलिट्री के साथ। यानी कि श्रीलंका में जो सिंहली हैं उनको श्रीलंका की गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला हुआ है, मिलिट्री का सपोर्ट मिला हुआ है। जैसे पाकिस्तान में जो आतंकवादी हैं, पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं, वो अटैक करते हैं, उनको भी किसी न किसी तरह से मिलिट्री का सपोर्ट हम कह सकते हैं मिला होता है। इसी तरह श्रीलंका में भी मिला हुआ था। श्रीलंका में जो तमिल थे वो किस पार्ट में ज़्यादा थे, नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट में, उत्तर पूर्वी हिस्सा में, यानी कि जो भारत की साइड लगता है उसमें ये ज़्यादा थे। और ये समस्या है जो भारतवंशी लोगों से जुड़ी है, मीन्स जो भारत से जाकर वहाँ पर बस गए थे, उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर था सर। ठीक है, तो उनका कहना था कि श्रीलंका की गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इंडियन जो तमिल हैं उनके हितों की रक्षा करनी चाहिए। भारत की जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी समय समय पर गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाया है, बातचीत की है कि श्रीलंका में भारतीय लोग जो रह रहे हैं उनके अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। इसी तरह 1987 में भारतीय सरकार ने श्रीलंका के तमिल मसले में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुई, पहले तो इनडायरेक्ट वे में, लेकिन 1987 में वो डायरेक्ट रूप से इंटरफेयर किया उन्होंने। वहाँ पर उन्होंने अपनी शांति सेना भी भेजी थी। ठीक है, उस टाइम पे 87 में राजीव गांधी जो हैं वहाँ के इंडिया के प्रधानमंत्री थे, तो उस टाइम राजीव गांधी जी ने शांति सेना भेजी है ताकि दोनों देशों में संबंध है वो सुधर सके और जो स्ट्रगल चल रहा है, जो फाइट चल रही है, उसको बंद किया जा सके। और कहीं ना कहीं यही रीज़न रहा है कि जब 1991 में राजीव गांधी जी रैली कर रहे थे इलेक्शन के टाइम पे, उनको मार दिया गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये उससे जुड़ा हुआ है कि राजीव गांधी ने इंटरफेयर किया था, ये प्रधानमंत्री थे ना उस टाइम पे, तो इन्होंने इंटरफेयर किया था, तो ये भी उस एक रीज़न है, माना जाता है कि ये भी रीज़न है कि उन्होंने इंटरफेयर किया था, तो इस वजह से उनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, श्रीलंका की जनता ने समझा कि भारत श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी कर रहा है। तो यहाँ पर भारत ने क्या किया, 1987 में शांति सेना भेजी थी, इंटरफेयर करना स्टार्ट किया था, लेकिन जो वहाँ के लोग थे, वहाँ की सरकार थी, तो उन्होंने उसका सपोर्ट नहीं किया, इंडियन मिलिट्री का सपोर्ट नहीं किया, इसलिए इंडिया ने अपनी मिलिट्री को वापस बुला लिया बिना किसी रिजल्ट के। कोई रिजल्ट नहीं रहा था, बिना किसी रिजल्ट के उसको वापस बुला लेते हैं। श्रीलंका के इस संकट का हिंसक चरित्र था। श्रीलंका के इस संकट का हिंसक चरित्र था। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ के रूप में नॉर्वे और आइसलैंड जैसे स्कोडियन देश युद्धरत दोनों पक्षों को फिर से आपस में बातचीत करने के लिए राजी
कर रहे थे। यानी कि किन्होंने इंटरफेयर किया, इंटरमीडिएटर कौन रहे, अंडरलाइन कर लेना। आइसलैंड जैसे स्कैंडिनेवियाई, आइसलैंड है स्वीडन के पास है एक कंट्री, ठीक है, जो मैप में हमने नॉर्वे स्वीडन किया ना, उसके पास है आइसलैंड। उन्होंने क्या किया, दोनों देशों के बीच में आपस में बातचीत करवाने के लिए एग्री किया कि आप मान जाइए और जो ये चल रहा है आपके बीच में, जो स्ट्रगल चल रही है, लड़ाई चल रही है, उसको ख़त्म कर दीजिए। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। तो अगर जैसे ही 2009 में लिट्टे को ख़त्म कर दिया गया, मीन्स आपस में समझौता हो गया है। समझौता होने के बाद यानी कि जब स्ट्रगल, लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो गया, तो श्रीलंका ने अपने विकास की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया था। और विकास की तरफ ध्यान देना शुरू किया तो उसने इसमें सक्सेस भी अचीव की, मीन्स अपना आर्थिक विकास किया और उसमें सफलता प्राप्त की। और आज के टाइम में जो डेवलपिंग कंट्री में श्रीलंका सबसे आगे आ रहा है, दक्षिण एशिया में है। उन्होंने जो लिबरल पॉलिसी अडॉप्ट की हुई है, उदारीकरण की जो नीति अपना रखी है इकोनॉमी में, और इतने साल आपस में गृह युद्ध होने के बाद भी, झगड़ा होने के बाद भी श्रीलंका ने अच्छी डेवलपमेंट की है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है। जो जातीय संघर्ष श्रीलंका और भारत के बीच, या श्रीलंका में जो जातीय संघर्ष चल रहा था, भारत के बीच में तो नहीं हम कहेंगे, तो श्रीलंका में जो आपस में कास्टिज्म चल रहा था, तो उसके बारे में एक नोट लिखो, 4 मार्क्स का क्वेश्चन। तो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू।